कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के थर्ड फेज का मतदान हुआ। इस बार करीब 61% वोटिंग हुई है, जो कि 2017 के मुकाबले थोड़ी सी कम है, क्योंकि इन्हीं 59 सीटों पर 2017 में तकरीबन 62% से ज्यादा मतदान हुआ था। पिछली बार 62.21% मतदान हुआ था, यानी इस बार करीब करीब 1% मतदान कम हुआ है। 2012 में इन 59 सीटों पर 59.79% वोटिंग हुई थी। 2012 की तुलना करें तो 2017 में वोटिंग में करीब करीब 2% का इजाफा हुआ था। और पिछले 3 चुनावों में इन 59 सीटों का गुणा भाग करें तो यह पता चलता है कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़े तो उस समय के विपक्षी दलों को फायदा हुआ था। 2012 में सपा को 37 और 2017 में बीजेपी को यहां पर 41 सीटों का फायदा हुआ था। इस बार इन 59 सीटों पर तकरीबन 1% वोटिंग कम हुई है, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरे चरण से क्या संदेश निकल रहा है और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, उसमें ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 3 चरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से जो अवध की सीटें हैं उसमें सारे नेता अब जोर लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो बुंदेलखंड में वोटिंग हुई है, जो एटा, इटावा, कासगंज, सैफई, मैनपुरी, यहां पर जो वोटिंग हुई है उसके क्या मायने हैं ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जरूर बताएं कि 2017 के मुकाबले थोड़ी सी कम वोटिंग हुई है। और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सबसे अव्वल रहा है ललितपुर जिला। ललितपुर में 72.73% मतदान हुआ है, 72.73। इसके अलावा कासगंज में 63% मतदान हुआ। अलग अलग जिलों का विस्तार से आपको बता रहे हैं कहां पर कितना मतदान प्रतिशत रहा है। कानपुर में 57% मतदान हुआ है, कन्नौज में 61% मतदान हुआ है, कासगंज में 63, ललितपुर में सबसे ज्यादा 72.73%, जालौन में 59.93% मतदान हुआ है, महोबा में 64% से ज्यादा मतदान हुआ है। कई जगहों पर बम्पर वोटिंग हुई है, कुछ जगहों पर मतदान अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम हुआ है। ओवरऑल अगर आप इन सीटों की पिक्चर देखेंगे तो यह पता चलता है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो पिछले बार की तुलना में तकरीबन 1% से के आसपास कम रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय उपाध्याय जी आपका। मेरे साथ अमित सोनी ललितपुर से इस वक्त हमारे सहयोगी ज्वाइन कर रहे हैं। शुभम हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। हम सबकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले विजय जी, एक टिप्पणी मैं आपकी लेना चाहता हूं। आप किस तरह से देखते हैं ये जो तीसरे चरण का संदेश निकल कर आया, विशेष रूप से वोटिंग परसेंटेज को लेकर? देखिए, ये जो परसेंटेज 61% है, ये कल शाम 5 बजे तक का है और इसको 6 बजे तक की वोटिंग हुई है। जो फाइनल फिगर है वो चुनाव आयोग दूसरे दिन देता है, यानी आज देगा। तो इसे हम फाइनल फिगर अभी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी डिस्कशन के लिए ये फिगर जरूरी है। लेकिन किस जिले में कितनी वोटिंग हुई है, पिछले साल से कितनी कम हुई है या कितनी ज़्यादा हुई है, ये पूरे डेटा जो है वो आज मिलेंगे। इसलिए इस फाइनल फिगर इसको नहीं माना जा सकता। 5 बजे तक की ही फिगर को इन्होंने दिया है चुनाव आयोग ने, और यही करता है चुनाव आयोग। जो शाम पोलिंग पार्टी रवाना हो जाती है, मतलब जब ईवीएम जमा करने जाते हैं तो वो अपने साथ चार्ट भी ले जाते हैं, ऐसा चुनाव आयोग को कहना है। इसलिए वो 6 बजे की फिगर, चूंकि 6 बजे के बाद भी कुछ बूथों पे वोट पड़ते हैं, जो 6 बजे तक लोग बूथ के परिसर में आ जाते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं, उन सब के वोट पड़ते हैं, चाहे 8 बज जाए शाम को। तो इसलिए ये जो फाइनल फिगर है वो फिगर आ जाएगी। बिल्कुल फाइनल फिगर आएगी। फिर भी आप इसको देखें अगर ट्रेंड को, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? पहला चरण, दूसरा चरण आपने देखा, अभी तीसरा चरण भी है।
देखिए, ये अगर 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 आप, जी मैं बता रहा हूं शर्मा जी, जो परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो देखिए 2012 में जो चुनाव हुए थे वो अलग पैरामीटर थे उस चुनाव के। जो कास्ट इक्वेशन थे बिल्कुल डिफरेंट थे। 2012 में ओबीसी दलित वर्ग हुआ करते थे, उनका जो बंच था। 14 से चीजें एकदम से बदल गई। हमको अगर कोई डेटा लेना है तो हम 2019 का लोकसभा भी ले सकते हैं या 17 ले सकते हैं। अगर 19 लेते हैं, जब 59% पोल हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में एवरेज लोकसभा में जी 272 सीटों पे बीजेपी जीती थी, जबकि सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल ये पूरे प्रदेश में इनका अलायंस था, और 12 सीटों पे कांग्रेस, सपा, बसपा और आरएलडी का अलायंस था। यानी 12 सीटें लोकसभा की ऐसी थी जहां चारों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ थी। जी अब अगर सिर्फ इन 12 सीटों का आप एनालिसिस देखें, जिसमें मैनपुरी भी है, तो 12 में से सिर्फ 4 सीट अलायंस जीत पाया था, 8 बीजेपी ने जीत लिया था। वो 4 सीट कौन सी थी? मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़ और रायबरेली। ये जो स्थिति है, ये इस स्थिति में बीजेपी का वोट परसेंटेज के हिसाब से हम अगर 12 के आंकड़े को एनालिसिस करेंगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। और ओबीसी में जो गैर यादव ओबीसी वाला फंडा आया, यानी अति पिछड़े वाला, या दलित में गैर जाटो दलित का जो फंडा था, वो 12 तक नहीं था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ये 12 के बाद आया, यानी 14 से शुरू हुआ। तो इसलिए ये चुनाव इस तरह का है कि आप जिस तरीके से इसका एनालिसिस करना चाहेंगे ये 22 के चुनाव को, उस तरीके के इसके आपको पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएंगे। आप खिलाफ में अगर किसी पार्टी के देखना चाहेंगे तो उसके खिलाफ मिल जाएंगे, अगर पक्ष में देखना चाहेंगे तो उसमें मिल जाएंगे। लेकिन जहां तक 2012 और 2017 में जो वोट परसेंटेज का है, वो जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो ये कहा जाता है कि सत्ता के खिलाफ वोट है। ठीक है, ये सेट ट्रेंड है। लेकिन बीजेपी के जमाने में ये जो नए दौर की राजनीति आई है, इसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है जो आप बता रहे हैं। मैं वापस लौट के सर आपके पास आता हूं। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इस वक्त शुभम हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शुभम, ओवरऑल अब तक क्या जो डेटा आया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो फाइनल माने या कुछ और अपडेशन भी होगा अभी? देखिए, अपडेशन की बात करें तो अब तक ये फाइनल डेटा के तौर पर इस आंकड़ों को रखा जा सकता है। फिलहाल 1% की जो कमी है, ये जैसे कि राम आपने बताया कि 1% की कमी ओवरऑल पूरे डेटा में मानी गई है कि ये पिछले कुछ चुनावों में 2017 के बाद जो अब 5 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 1% वोटिंग में कमी पाई गई है। ये साफ तौर पर दर्शा रही है कि पहले और दूसरे और तीसरे चरण में जो वोटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये वोट प्रतिशत की कमी ये साफ तौर पर दर्शा रही है कि इस हिसाब से इस बार वोटिंग नहीं हो रही है। और 1% की कमी के माध्यम से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो बूथों पर जो लगातार उस दिन भी तमाम तरह के प्रयास रहे कि लंबी जो कतार शहरी क्षेत्रों में देखने को अमूमन मिलती थी 2017 और 19 के चुनावों में जो देखी गई, वो इस बार शहरी क्षेत्रों में नहीं थी और ग्रामीणों में ज्यादा भीड़ देखी गई। तो ये साफ तौर पर ये इस वोटिंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 1% की कमी में अब आने वाले दिनों में क्योंकि जाट लैंड के बाद यादव लैंड की वोटिंग हो गई और अब जब ये चरण धीरे धीरे पश्चिमी के बाद पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के तरफ बढ़ेगा ये चुनाव, तो अब ये सबसे ज्यादा यहां पर बढ़त बनाने का तमाम राजनीतिक दल प्रयास करेंगे। तो अब देखना यह होगा कि आखिर अब जो राजनीतिक दल के प्रयास है कितना वोटर्स को घर से बाहर निकाल पाएंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितनी ज्यादा वोटिंग अगर होगी, अब वोटिंग का लाभ मैं लौट के आता हूं शुभम आपके पास। हमारे साथ इस वक्त अमित जुड़े हुए हैं, ललितपुर हम उनके पास चल रहे हैं। ये वो जिला है जो हर बार अच्छी खासी तादाद में वोटिंग करता है और इस बार भी जो ललितपुर की वोटिंग है वो इस दौर में, तीसरे दौर में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। 72% से ज्यादा लोगों ने वहां पर मतदान किया है। अमित, जरा बताइए ललितपुर की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह का माहौल आपने देखा?
बिल्कुल हर बार की तरह इस बार भी यहाँ के मतदाताओं ने काफी जोश दिखाया और 72.73% मतदाताओं के द्वारा वोटिंग की गई। जिले की 2 विधानसभा हैं, एक ललितपुर सदर और एक मेहरौनी। मेहरौनी के जो मतदाता हैं वहाँ 74 से भी अधिक प्रतिशत में मतदान किया है। तो देखा जाए तो शहरी इलाके से ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं ने काफी अपना जोश दिखाया और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। देखिए 2012 में भी 72.75% मतदान हुआ था, 2017 में भी 72.12% मतदान हुआ था। तो ओवरऑल 72% से ऊपर ही जिले में मतदान हो रहा है। सबसे ये इसका कारण ये है कि एक तो जागरूकता तो आई है, साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसमें सबसे पहले बीएसपी ने जातीय समीकरण का फायदा उठाते हुए उपयोग किया था, जिसमें कुशवाहा प्लस अहिरवार और हरिजन इन वोटों का उपयोग करते हुए उन्होंने मत डलवाए थे, जिसके बाद 70% से अधिक वोटिंग हुई थी और बीएसपी को उस समय फायदा हुआ था। इसी बीएसपी की कैटेगरी की रणनीति को बीजेपी ने अपनाया और बीजेपी ने 2017 में दोनों विधानसभा सीटों से जीत हासिल की थी। वही टेंडेंसी में उन्होंने फिर अपने प्रत्याशी को रिटर्न टिकट दी है, फिर से वही प्रत्याशी हैं। तो उसका फायदा देखने की बात होती है कि बीजेपी उठा पाती है या अन्य जो बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं आप, उनको फायदा मिलता है। और ये जो आंकड़ों के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं कि कितनी वोटिंग हुई तो कहां जा रहा होगा मतदाता, ये देखिए ललितपुर की जो पिक्चर अमित बता रहा है बहुत अहम है ये कि जो मतदान का प्रतिशत है वो 72% से ऊपर ही रहा है। पिछले 3 चुनावों का वो जिक्र कर रहे हैं। पहले बीएसपी के पास ये सीटें थी, फिर बीजेपी के पास ये सीटें आई और अब ये तीसरा चुनाव है जिसमें किसकी तरफ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। ये अमित अगर मैं आपसे पूछूं आपकी राजनीतिक समझ के लिहाज से, क्या ये कह सकते हैं कि बढ़ेगा तो इधर जाएगा, घटेगा तो इधर जाएगा? ललितपुर तो उतने ही लगभग वोट डाल रहा है 19-20 के पैमाने पे और अपने लिए पार्टी बदल दे रहा है। ये एक अगर देखा जाए बाहुल्य जो जाति बाहुल्य सीट होती है या वोटर होता है उसके हिसाब से ही प्रत्याशी हर बार चूज किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा या राजनीतिक पार्टियों द्वारा। तो कुशवाहा प्लस अहिरवार प्लस जो ब्राह्मण वोट हो गया या लोधी बाहुल्य क्षेत्र हो गया, तो उनके हिसाब से उन्होंने प्रत्याशी को चुनकर अपने मैदान में उतारा और उस हिसाब से ही उस प्रत्याशी के हिसाब से ही वोटर ने अपना मतदान किया। जिस तरह से अगर ललितपुर सदर सीट की बात करें तो कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है प्लस अहिरवार। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि बीजेपी के साथ यहाँ कुशवाहा जो प्रत्याशी हैं रामरतन कुशवाहा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपना ही एक कुशवाहा कैंडिडेट। तो वो जातिगत गणित के हिसाब से किसने बेहतर प्रदर्शन किया है वो नतीजों में परिलक्षित होगा, लेकिन जनता ने तो अपना काम किया है और जोरदार तरीके से मतदान किया है। सबसे ज्यादा 72% वोटिंग अगर किसी जिले की है तो बहुत अच्छी वोटिंग कही जाती है। हमारे साथ विवेक दुबे जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दुबे साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो ट्रेंड तीसरे चरण का है, क्या संदेश माने तीसरे चरण से? देखिए इस बार की जो चुनावी परिस्थितियां हैं पूरी तरह से बदली हुई हैं और जो लहर आपको 2017 या 19 के जनरल इलेक्शन में मिली थी वो लहर या उस प्रकार का कोई जो ट्रेंड है वो कहीं मुझे नजर नहीं आता है। तो इसका जो वोटिंग परसेंटेज है और शहरी जो कम देखने में मिल रही है उसका सीधा नुकसान जो मैं मानता हूं वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। रूरल बेल्ट में भी जितना पकड़ अभी भारतीय जनता बना पाई है वो इतना नहीं है कि उसको शहरी गैप्स को पूरा कर सके जी। तो जो महानगरों की वोटिंग है, जो शहरों की वोटिंग है, उसका इंपैक्ट जो है वो आपको इस थर्ड फेज में मिलेगा। और एक और दूसरी बात है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव थे या आप कह लीजिए फर्स्ट फेज सेकेंड फेज के जो इलेक्शन थे, उनका जो पॉपुलेशन बेस पे परसेंटेज वोटिंग की जो बात की जा रही थी और जो मुद्दों की बात की जा रही थी, मैं ये भी कहूंगा वो बिल्कुल दूसरे थे। उन मुद्दों का या उन कैलकुलेशंस का उन रणनीति राजनीतिक या वोटिंग की रणनीति जो पार्टियों ने बनाई थी उसका इंपैक्ट आपको थर्ड और फोर्थ पेज में जैसे आने वाला जो पोस्ट है उस पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मुद्दे बदल रहे लगातार। अभी ठीक है, मान लिया उसको कि क्योंकि पार्टियां इलेक्शन मोड में जा रही हैं पूरी तरह से, तो वो अटैक्स बदल रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है लगातार। लेकिन इसके बावजूद भी जो परसेंटेज ऑफ वोट से जो लोगों का मूवमेंट है
अगर वो शहरी कम होता है तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना होगा। ठीक है, हमारे साथ मेरठ से इस वक्त पारस गोयल जुड़े हुए हैं। पारस, जरा बताइए वहां पर आप किस तरह की तस्वीर देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, मेरठ में प्रथम चरण में मतदान हुआ था। बात अगर मतदान प्रतिशत की करें तो मेरठ में इस बार 65% मतदान देखने को मिला। हालांकि 2017 में ये डेटा 66% के आसपास था। 2022 में ये 1% मतदान की गिरावट देखी गई। इसके अलावा बात अगर मेरठ की हॉट सीट की करें तो सरधना इस बार हॉट सीट रही। भाजपा के संगीत सोम मैदान में थे, जबकि सपा ने अतुल प्रधान पर अपना दांव खेला था। दोनों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। हालांकि 10 फरवरी को मतगणना के दिन ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि किसकी किस्मत का पिटारा खुलता है। इसके अलावा हस्तिनापुर की अगर बात करें तो हस्तिनापुर, ये कहा जाता है कि जिस पार्टी का विधायक बनता है उसी की सरकार सत्ता में आती है। भाजपा ने इस बार दिनेश खटीक को मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने योगेश वर्मा पर अपना दांव खेला था। हालांकि दोनों के बीच एक सैयद आमिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से, एक अपडेट मैं उनसे भी लेना चाहता हूं। सैयद आमिर, जरा आप भी बताइए रामपुर में जो ट्रेंड रहा है वोटिंग का, वो क्या कहता है? देखिए, रामपुर का चुनाव इतना दिलचस्प हुआ जैसी उम्मीद थी। यहाँ पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया था और यहाँ की जो स्वार सीट थी, यहाँ पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और बीजेपी गठबंधन अपना दल से जो है हैदर अली उम्मीदवार थे, वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यानी कि उन्होंने 70 का आंकड़ा भी क्रॉस कर दिया, पिछली बार का रिकॉर्ड भी वहां पर टूटा है। तो जाहिर बात है कि चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ जैसी उम्मीद थी। अब जब रिजल्ट आएगा तो रामपुर काफी महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ 5 विधानसभाएं हैं और 5 में रामपुर नगर सीट से आजम खान जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सिंगापुर जेल में बंद है, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा है। उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 9 बार के विधायक हैं और 10वीं परीक्षा है उनकी इस बार। और बिलासपुर सीट से राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख हैं, उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि वो भी बड़ी सीट मानी जाती है। रामपुर की स्वार सीट के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस तरह से रामपुर बड़ा दिलचस्प है और ज्यादातर सीटों पर सीधा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही टक्कर देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ